दोस्तों, आज हिंदी दिवस पर मैं हिंदी के एक बहुत ही कमाल के राइटर मुंशी प्रेमचंद की नोवेल आप लोगों के साथ में शुरू कर रहा हूँ। इस नोवेल का नाम है सेवा सदन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, इसको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए मैंने शब्दों में ज़रूर हेर फेर किया, लेकिन प्लॉट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया। शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक पुलिस वाले से, एक दरोगा से। कहते हैं कि पछतावे के फल हर किसी को कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में चखने ही पड़ते हैं, लेकिन जब हम बुराई करते हैं तब हमें पछतावा होता है। लेकिन यहाँ पर इस कहानी में एक पुलिस वाला है, दरोगा कृष्णचंद्र। इसको अपनी भलाइयों का पछतावा हो रहा है। 25 साल हो गए थानेदारी करते करते, लेकिन ज़िंदगी में कभी एक पैसे की रिश्वत नहीं ली इस आदमी ने। जवानी में बहुत मन करता था, जैसा कि बाकी जवान लोग करते हैं, जवानी के मज़े लूटने का, लेकिन इसे पूरा ध्यान काम में लगाया। लेकिन आज इन्हें पछतावा हो रहा है दरोगा साहब को कि ये सब क्यों, किसके लिए। और इनकी वाइफ का नाम है गंगाजली, बड़ी सीधी औरत थी, हमेशा गलत रास्तों पर जाने से रोका। आज ये भी पछता रही हैं कि ये सब क्यों, किसके लिए। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या है, तो मैं कहानी को शुरू से शुरू करता हूँ। दरोगा कृष्णचंद्र बहुत ही अच्छे जेंटल टाइप के इंसान, ऊंचा हो या नीचा सबसे अच्छा बर्ताव करते थे। किसको कैसे इज्जत देनी है इनको खूब आता था। लेकिन इनके नीचे के लोगों को इनका ये कोरा रूखा सूखा बर्ताव पसंद नहीं आता था। कहते थे कि भाई ये सब चीज़ें करने से पेट नहीं भरता, इनके अच्छे स्वभाव का क्या चाटें, पेट थोड़ी भरता है इससे। लेकिन इनके ऊपर के ऑफिसर्स इनसे बड़े खुश रहते थे। अगर ये दूसरे थाने में जाते थे तो बड़ी इज्जत होती थी इनकी। वहीं इनके साथ में काम करने वाले तो खूब रिश्वत खाते थे और दलील क्या देते थे कि भाई जो किसी से लेता नहीं है वो किसी को देगा क्या। और सच कहें तो दरोगा को अपनी ईमानदारी पर घमंड है, घमंड, ऐसा कहते थे। लेकिन कृष्णचंद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो खुद तो इनको कोई ज़्यादा शौक नहीं थे दरोगा को। जो भी सैलरी इनके घर में आती थी वो सब सामान में खर्च हो जाते थे, क्योंकि अब घर में इनके अलावा 3 लोग और रहते थे, एक बीवी 2 बेटियां। उनका तो मन करता ही होगा ना। तो दरोगा जी अपनी कमाई में जो कुछ भी लाते थे अपनी 2 प्यारी प्यारी बच्चियों पर खर्च कर देते थे। अच्छे अच्छे कपड़े लेके आते, नई नई चीज़ें लाते, आलतू फालतू का सामान जमा करने का ज़्यादा ही शौक था इनको। इस बाप को अपनी बेटियों से क्या बताऊं क्या लगाव था। सारा मकान कुर्सियों से, मेज़ों से, अलमारियों से, आगरे की दरी न जाने क्या क्या भर के रखा था। कोई अगर लूट का पैसा भी लाता है ना तो इस तरह से खर्च नहीं करता जिस तरह से दरोगा करता था अपनी बेटियों पर। लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सिलना सिलाना भी सिखाया उनको, स्किल्स भी सिखाई। इस बात पर उनकी बीवी बोलती थी, ज़रा हाथ को बचा के खर्चा किया करो, कम खर्चा किया करो। अगर आपको ज़िंदगी में कोई और खर्चा नहीं करना चलता है, लेकिन लड़कियों की शादी तो करोगे ना कल को, उस टाइम पे किसके सामने हाथ फैलाओगे, भीख मांगोगे। अभी तो मखमली जूतियाँ पहना लो, लेकिन बाद में क्या। दरोगा जी तो अपनी बीवी की बातों को हंसी में उड़ा देते कि तब की तब देखी जाएगी। कभी कभी तो चिढ़कर बोलते थे कि तुम मुझे फालतू चिंता में डालने की कोशिश करती हो। इस तरह समय गुजरता गया और दोनों बेटियां फूल की तरह खिलकर बड़ी हो गई। बड़ी बेटी का नाम था सुमन, बहुत ही खूबसूरत लेकिन थोड़ी सी एरोगेंट, घमंडी टाइप की। छोटी बेटी का नाम था शांता, सीधी भोली और सीरियस टाइप की। सुमन दूसरों से हमेशा आगे रहना चाहती थी, यहाँ तक कि अपनी छोटी बहन से भी, शांता से भी। अगर घर में एक जैसी 2 साड़ियाँ आ जाती तो चिढ़कर बोलती, इसकी साड़ी मेरी जैसी क्यों, या मेरी साड़ी इसकी जैसी क्यों। लेकिन शांता उसको जो मिल जाता उसमें खुश हो जाती। उनकी माँ थोड़ी ओल्ड फैशन टाइप की थी, बोलती थी कि लड़कियां तो पराया धन है, जल्दी से जल्दी इनको निकालो, इनकी शादी करवाओ, फ्री हो जाओ एक तरह से। लेकिन दरोगा कहते, अरे अभी तो दोनों बच्चियां हैं, इतनी जल्दी क्या है। हमारे शास्त्रों में भी तो लिखा हुआ है कि लड़की की शादी 16 साल से पहले करवाना पाप है। 16 साल बोल बोल कर टालते रहते थे। और दरोगा जी न्यूज़पेपर में बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़ते थे जो दहेज पर छपते थे। बड़ा मज़ा आता था उनको। और अपनी बीवी से बोलते थे, तुम देखना 1-2 साल की बात है, ये दहेज प्रथा वगैरह ख़त्म हो जाएगी और हमारी बेटियों की शादी में कोई भी दहेज नहीं लेगा, तुम चिंता मत करो। और इसी तरह से बड़ी बेटी सुमन 16 साल की भी हो गई। तो अब कब तक खुद को धोखा दोगे दरोगा जी। अखबार में लिखे हुए आर्टिकल से चीज़ें नहीं बदलती, जो चीज़ें बहुत लंबे टाइम से चली आई हैं। दहेज कूट कूट के लोगों के दिमाग में भरा हुआ है, ये आर्टिकल से नहीं बदलता। दरोगा जी घबरा गए कि अब क्या, कुछ भी तो नहीं जोड़ा मैंने। तो ढूंढना शुरू किया लड़का, भागने लगे यहाँ से वहाँ अच्छे लड़के की तलाश में। उनका एक मकसद था कि पढ़ा लिखा परिवार चाहिए, पढ़ा लिखा होगा तो दहेज की बात भी नहीं होगी। लेकिन
हैरानी की बात ये थी कि लड़का जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होता था उतनी ही ज़्यादा पैसे की डिमांड की जाती थी। कुंडलियाँ मिल जाने के बाद में जब पैसे की बात आती तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता। कोई 4,000 बोलता, कोई 5,000 बोलता, कोई इससे भी आगे बढ़ जाता। इतना कहाँ से करें? यही सब लड़के ढूंढने का काम 6 महीनों तक चलता रहा। दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि क्या करें। लोग कुछ पढ़े लिखे लोग थे जो उनकी हेल्प तो नहीं करना चाहते थे लेकिन सिंपैथी पूरी रखते थे। एक आदमी तो बोला, दरोगा जी, मैं तो खुद चाहता हूँ ये दहेज प्रथा ख़त्म हो, मैं तो इसका जानी दुश्मन हूँ, लेकिन क्या करें, पिछले ही साल लड़की की शादी की है, उसमें 2,000 रुपये लगाए हैं और ऊपर से 2,000 रुपये खाने पीने की, तब जाके लड़की की शादी हुई। तो इसमें एक आदमी बोला, दरोगा जी अब बताइए इसमें लड़के वालों की भी क्या गलती है, बताओ। मैं खुद लड़के का बाप हूँ, मैंने लड़के को पढ़ाया लिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया, नौकरी दिलवाई, और अब लड़की को भी तो उतना ही मिलेगा दहेज देने के बाद में, इसमें गलत क्या है? लड़के वाले भी तो खर्च करते हैं ना लड़के पर। तो इसलिए आज दरोगा कृष्णचंद्र को अपनी ईमानदारी और सच्चाई पर दुख हो रहा है। सारा घमंड टूट गया ईमानदारी का कि अगर मैं इस रास्ते पर ना चलता तो इतनी ठोकरें नहीं खानी पड़ती। दोनों मियाँ बीवी चिंता में कि इस दुनिया में सीधे रास्ते पर चलकर क्या मिलता है। गलती बस मुझसे इतनी हुई कि मैंने लूट कर अपना घर ले भरा। अब तो 2 ही रास्ते हैं, या तो सुमन को किसी कंगाल के गले बांध दूँ जो उसे ज़िंदगी भर दुख देगा, या फिर किसी सोने की चिड़िया को फंसाऊँ, किसी से रिश्वत निकलवाऊँ। पहला रास्ता तो मैं चुन नहीं सकता, तो अब दूसरे रास्ता ही पकड़ना पड़ेगा। लोगों के गले दबा दबा कर रिश्वत लेकर 2-4 हज़ार जमा करके लड़की की शादी करनी पड़ेगी। यही आखिरी रास्ता है। भगवान भी शायद यही चाहता है, उसकी भी यही मर्जी है, तो यही सही। बीवी पति की ये बातें सुनकर सिर झुकाए दुखी थी, चुप थी, आंखों में आंसू थे। अब दोस्तों कहानी में एंट्री होती है एक नए टाइप की कैरेक्टर की, महंत रामदास। ये महंत का मतलब होता है सन्यासी टाइप का, साधु टाइप का, बड़े लेवल का साधु। उसका सारा बिजनेस चलता था बांके बिहारी जी के नाम से, श्री बांके बिहारी नाम से। अच्छा वसूल करते थे ये, और किसी की हिम्मत नहीं थी बांके बिहारी जी का पैसा खा जाए, पैसा दबा जाए, क्योंकि पानी में रहकर मगरमच्छ को उंगली नहीं करनी चाहिए वाली कहावत तो सुनी होगी आपने। तो इस पानी का मगरमच्छ था महंत रामदास। ये और इसके साथी साधु दूध पीते थे, पुशअप्स मारते थे, सब टाइप के शौक थे, चिलम चरस गांजा, और कोई इनके खिलाफ सिर तक नहीं उठाता था। पुलिस वालों से भी महंत जी की बहुत दोस्ती थी, क्योंकि महंत जी लड्डू खिलाते थे उनको। और बांके बिहारी जी का प्रसाद कोई मना कर सकता है क्या? ना, नहीं। बांके बिहारी जी की जब सवारी निकलती थी तो बड़े ठाट बाट से निकलती थी, आगे आगे बांके बिहारी, पीछे महंत रामदास। और इस साल भी महंत जी जब तीर्थ यात्रा से लौटे तो एक बड़ा सा यज्ञ किया उन्होंने। 1 महीने तक तो हवन कुंडी जलता रहा, और इस यज्ञ में इलाके के हर एक पैसे वाले ने 4-4 रुपये, 5-5 रुपये चंदा दिया। किसी ने खुशी से दिया तो किसी ने उधार लेकर दिया कि अगर बांके बिहारी जी को नहीं देंगे तो किसे देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बूढ़े आदमी चेतू, उसकी महंत जी ने जान ले ली। कैसे? पीट पीट कर। उनको चैन नहीं आया, उनका मन नहीं भरा, तो गुस्से गुस्से में महंत जी ने उसकी जान ले ली। और यहीं पर कहने का मतलब बैठे बैठाए खुद दरोगा कृष्णचंद्र के पास में सोने की चिड़िया उड़कर आ गई। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि सबने देखा कि महंत जी ने उस आदमी की जान ली, लेकिन इलाके में धाक इसकी बहुत ज़्यादा थी महंत की। प्राइवेटली तो आकर के सब दरोगा को बोल देते थे कि हाँ मैंने देखा है, लेकिन पब्लिकली महंत के खिलाफ बयान देना किसी के बस का नहीं था। अब महंत जी को पता चला कि दरोगा कृष्णचंद्र नाम का कोई आदमी हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गया है, तो अपने एक आदमी को भेजा दरोगा के पास में, जाकर बातचीत करो, लेन देन की बातचीत हुई। तो दरोगा बोले 5,000 लूँगा। इस पर महंत का आदमी बोला कि 5,000 बहुत ज़्यादा होते हैं, महंत जी नहीं देंगे, वो अपनी पर अड़ गए तो कुछ नहीं मिलने वाला, 3,000 रुपये में मामला डन करो। ठीक है, बात पक्की हो गई, 3,000 में भी बेटे की शादी हो ही जाएगी। लेकिन कड़वी दवा खरीदना और पीने में बड़ा फ़र्क होता है। बड़ा दुख हो रहा था ये बात हुई जब। हाथ में पैसे अभी आए नहीं थे, दरोगा जी को अभी से बहुत दुख होने लगा था कि उन्होंने खुद से कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि अगर ये करना ही होता तो 25 साल पहले क्यों नहीं किया, अभी तक तो सोने की दीवारें खड़ी कर दी होती।
जिंदगी भर त्याग करने के बाद में अब जाके बुढ़ापे में कलंक। लेकिन मन कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, सिचुएशन मुझसे ये काम करवा रही है। मेरी आत्मा अभी भी पवित्र है, भगवान जानता है मेरा सच। लेकिन अगर ये बात किसी के सामने खुल गई तो जेल का रास्ता भी खुला हुआ है, ये भी दरोगा जानते थे। सारी ईमानदारी धूल में मिल जानी है। अब आप ही सोचो, जिसने कभी ज़िंदगी में किसी पर हाथ भी ना उठाया हो, अचानक उसको कोई कहे तलवार उठा के लड़, तो कैसा लगेगा उसे। वैसा ही कुछ दरोगा जी को लग रहा था। उन्होंने महंत के आदमी से कहा कि सुन बे हो, इस बात की खबर कानों कान किसी को नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो देख रहा नहीं लट। तो जितना कर सकते थे दरोगा जी ने अपनी तरफ से किया इस बात को सीक्रेट रखने के लिए। और जिस दिन उन्हें थाने में पैसे लेने थे, उस दिन बाकी के ऑफिसर्स को जो भी काम करते थे सबको बाहर भेज दिया और खुद बैठे वहाँ पर बेटी की शादी के खर्चे का हिसाब लगाने लगे कि दहेज के बाद में क्या क्या बचेगा, क्या क्या करना होगा। तभी महंत का आदमी पैसा लेकर आया 3,000 रुपये। लेकिन पैसे देने से पहले बोला वो, मेरा हिस्सा। दरोगा जी बोले, तेरा हिस्सा क्या? बोला, मेरा 5 रुपये सैकड़े के हिसाब से हिस्सा होता है ना। तो दरोगा जी चिढ़ गए, बोले, तेरा हिस्सा तू महंत से लेना, समझा? एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी तेरे को। अपनी आत्मा बेच करके रिश्वत ले रहा हूँ, कोई शौक नहीं है मुझे रिश्वत लेने का, समझा? और प्राइवेटली दरोगा जी ने पैसे ले लिए 3,000 रुपये। उस रात उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। उनकी बीवी उसे ताक रही थी, उन्हें ताक रही थी। कैसे बोलते अपनी बीवी को कि रिश्वत लेकर आया हूँ। लेकिन पति का मुंह देखते ही वो समझ गई। रिश्वत तो ले ली थी, लेकिन अब छुपाना नहीं आता था। हराम का माल अकेले बचाना बहुत मुश्किल होता है ना। लेकिन वो महंत के आदमी को हिस्सा ना देकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। ऐसे लोगों का अगर पैसा ना दिया जाए तो ये सारा भांडा फोड़ देते हैं, और वैसा ही उसने किया। थाने में जाकर बोल दिया सारे लोगों को, और थाने के सारे लोग आ गए गुस्से में, क्योंकि मिल बांट के खाना चाहिए सबको। और यहाँ कहने लगे कि देखते हैं दरोगा कैसे हजम करोगे हम सबका माल, मिल बांट के खाना चाहिए सबको। ये तुम नहीं समझे। यहाँ दरोगा जी लगे हुए थे अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में। पढ़ा लिखा हैंडसम सा लड़का मिल चुका था, दहेज की बातें भी हो चुकी थी। और दूसरी तरफ किसी को यकीन नहीं हो पा रहा था कि दरोगा कृष्णचंद रिश्वत ले सकता है। लेकिन प्रूफ है भाई, लिया। 1 महीना गुजर गया और एक शाम दरोगा जी अपने थाने में बैठे थे। तभी सामने से पुलिस सुपरिटेंडेंट, 2 थानेदार थे साथ में, और कुछ कांस्टेबल्स। अंदर घुसते ही दरोगा जी ये सीन देख करके घबरा गए। एक कांस्टेबल आगे आया और बढ़ करके उनको अरेस्ट वारंट उनको दिखाया। उसे देखते ही दरोगा जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, चेहरा पीला पड़ गया। खड़े खड़े वहीं जम गए वो, और खड़े खड़े शर्म से सिर झुका लिया। चेहरे पर डर शर्म साफ देखे जा सकते थे। ये वही 2 थानेदार थे जिनके सामने दरोगा जी कभी शान से सिर उठाकर चलते थे कि ये रिश्वत लेते नीच आदमी हैं। लेकिन देखो, आज खुद अपना सर नीचा किए कैसे खड़े हैं। जिंदगी भर की इज्जत धूल में मिल गई। सुपरिटेंडेंट ने पूछा, वेल कृष्णचंद्र, तुम कुछ कहना चाहते हो? इस पर कृष्णचंद्र बोले, क्या कहूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। ये मेरे दुश्मनों की चाल है। लोगों ने मेरी ईमानदारी से तंग आकर मुझे निकालने के लिए चाल खेली है। कुछ नहीं कहना। इतना कह करके वो चल दिए और दरोगा को जेल हो गई। और ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। दरोगा ने रिश्वत ली और उसकी वजह से उसे जेल हो गई। कई भले लोगों ने कोशिश की कि दरोगा ऐसा नहीं कर सकता, उसकी ज़मानत हमें करवानी है। लेकिन दरोगा ने ज़मानत नहीं ली। फिर इन पर मुकदमा चला और महंत रामदास, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। महीने भर तक ये मुकदमे चलते रहे। इसके बाद फिर 1 महीना, और आखिरकार दरोगा को जेल हो गई। महंत रामदास को 7 साल की जेल हुई और दरोगा को 5 साल की। दरोगा जी का एक साला था। अभी बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे, तो दरोगा जी का एक साला था उमानाथ, जो तिलक लगाता था, चोटी रखता था। दरोगा जी कहते थे ये फ्रॉड है। लेकिन अभी जब दरोगा जी जेल में है तो उनकी बीवी और उनकी बच्चियों को, अपनी बहन को और अपनी दोनों भांजियों को लेने के लिए वो ही आया अपने घर। अब आप ये सोचोगे कि रिश्वत के पैसों से घर चल तो सकता था, लेकिन जब ये मुकदमे चल रहे थे तो दरोगा जी ने जेल जाते जाते अपनी बीवी से बोला कि मेरा जेल जाना तय है, तुम मेरे पीछे वकीलों को पैसे मत देना, रिश्वत का एक भी पैसा खर्च मत करना। लेकिन वो नहीं मानी और पैसे उड़ाए वकीलों के पीछे। और वकील उम्मीद देते रहे झूठी झूठी कि छूट जाएंगे। फिर इसके बाद हाई कोर्ट में अपील हुई। दरोगा जी की सज़ा कम होकर 4 साल हो गई। तो अब बाप तो था जेल में,
अब है बेटियों की शादी की चिंता। बड़ी बेटी सुमन की शादी करवाई चोटी वाले मामा ने, पंडित मामा ने, उमानाथ ने। अब बाप शादी करवाए और मामा शादी करवाए, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। करवा दी किसी ऐसे वैसे लड़के के यहाँ पर शादी। अब वो उसे कैसे रखता है, आगे ये कहानी नेक्स्ट वीडियो में।